आज है क्लास 3। क्लास 1 में और क्लास 2 में ऑलरेडी हमने ईसॉप्स के बारे में कुछ बातें कर ली हैं। तो अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 अभी तक रेफर नहीं किया है तो यू कैन गो एंड चेक आउट। क्लास 3 में हम लोग ईसॉप्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो बेसिकली आई वुड से कि जो आज की क्लास है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ईसॉप। कैसे? तो आज हम बेसिकली ये बात करने वाले हैं कि एज एन एम्प्लॉय आपको कैसे बेनिफिट होता है ईसॉप से। तो अगर आपको याद हो क्लास 1 में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी किस तरह से ईसॉप इशू करके बेनिफिट्स ले सकती है, यानी कि ऐसी कंपनीज जो आज की डेट में किसी एम्प्लॉय को कैश कंपोनेंट नहीं दे पा रही हैं क्योंकि अभी या तो वो कंपनी स्टार्टअप है या फिर वो कंपनी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से कैश कंपोनेंट अभी नहीं पे करना चाहती है। तो एक जो लुक्रेटिव कंपोनेंट होता है दैट इज ईसॉप। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज इस लूप को हम लोग क्लोज करेंगे, यानी कि अदर साइड ऑफ स्टोरी भी हम लोग समझेंगे कि एज एन एम्प्लॉय कैसे आपको ईसॉप से बेनिफिट हो सकता है। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं ईसॉप इज अ विन विन सिचुएशन फॉर कंपनी एंड एज वेल एज फॉर द एम्प्लॉय। तो एक तो हम आज ये समझने वाले हैं। दूसरा, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की मैंने बात की थी क्लास 2 में। क्लास 2 में हमने ईसॉप्स के एज के बारे में बात की थी। बेसिकली एक सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन को हमने समझा था। तो उसमें हमने बात की थी कि हर एक ईसॉप की एक एज होती है या फिर उसका एक साइकिल होता है। वो साइकिल को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली हम उसमें समझने वाले हैं कि ग्रांट का क्या मतलब है, वेस्टिंग का क्या मतलब है, एक्सरसाइज का क्या मतलब है और अलॉटमेंट का क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम समझेंगे एम्प्लॉय की स्टोरी। तो मान लीजिए कि आप एक एम्प्लॉय हैं। आज की डेट में आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा कैश कंपोनेंट मिल रहा है और आपकी अपने फील्ड में, यानी कि जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, चाहे आईटी में है, चाहे अकाउंटेंसी में है, चाहे लीगल साइड में है, चाहे कंपनी सेक्रेटरी हैं, आपकी अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है तो आपको हर कोई हायर करना चाहेगा। इसी तरह से एक स्टार्टअप जो है जिसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है वो चाहती है कि आपको अपनी कंपनी में हायर किया जाए। वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है और जैसे ही आपकी करंट सैलरी के बारे में सुनती है तो उसको ऐसा लगता है कि शायद वो आपको हायर ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर आता है ईसॉप का मैजिक टूल काम में। यानी कि अगर वो आपको ईसॉप ऑफर कर दे जो कि आप मोनेटाइज कर पाएंगे। मोनेटाइजेशन का मतलब कि अभी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, पेपर में ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो एम है वो क्या है? पैसे कमाना। तो आपको वो जो मनी मिलेगा उसके बदले उसमें 3 से 4 साल लग जाते हैं और उसकी कंडीशन यही होती है कि अगर कंपनी ग्रो करेगी तो एम्प्लॉय भी ग्रो करेंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आपको ईसॉप्स मिल जाते हैं। अब आपने ये जो ईसॉप्स की जितनी भी कंडीशंस हैं उनको समझा और कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और कंपनी ने आपको एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ कैश कंपोनेंट ऑफर किया है, प्लस अच्छे खासे आपको स्टॉक ऑप्शन यानी कि ईसॉप ऑप्शंस भी ऑफर किए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा है? आपको ये फ़ायदा है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे, यानी कि शॉर्ट टर्म पे हो सकता है आपको कुछ खास बेनिफिट नहीं हो रहा है क्योंकि आप जो सैलरी अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी से ले रहे थे उसी के आसपास, हो सकता है उससे कम भी आपकी इन हैंड सैलरी हो इस न्यू कंपनी में। लेकिन आप एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि 4 to 5 years में ये जो बिजनेस है ये काफ़ी फ्लरिश हो जाएगा, इसकी वैल्यूएशन अच्छी खासी हो जाएगी। तो आज इस कंपनी का जो एक ऑप्शन आपको फॉर एग्जांपल 15 रुपीज़ में दिया गया है,
कल को 4 to 5 ईयर्स के बाद चांसेस हैं कि इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है या इसकी जो वैल्यूएशन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। अब हम समझेंगे कि ईसॉप की एज क्या होती है, ईसॉप का साइकिल कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसमें हम काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे अपने वाइट बोर्ड का। सबसे पहले जो हमारी स्टेज होती है वो है GRANT, ग्रांट की, राइट। ग्रांट के बाद आता है वेस्टिंग, और वेस्टिंग के बाद आता है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के बाद आता है अलॉटमेंट। यहाँ पर दो और टर्म हैं जिनको हम समझ सकते हैं। वन इज एक्सरसाइज प्राइस एंड सेकंड इज लैप्स। ये क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी जो है ईसॉप स्कीम को अप्रूव कराती है, वो इस स्टेज से भी पहले की बात में कर रहा हूँ, ग्रांट से पहले की बात में कर रहा हूँ। ग्रांट से पहले आपको अपनी ईसॉप स्कीम जो है, कई लोग ईसॉप स्कीम बोलते हैं, कई लोग ईसॉप की पॉलिसी बोलते हैं, जो भी आप इसको नाम दें, ये आपको पहले ड्राफ्ट करनी है। ड्राफ्ट करने के बाद आपको अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इसको अप्रूव कराना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब इसको अप्रूव कर देते हैं तो आपकी ईसॉप स्कीम लॉन्च नहीं होती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि एज पर सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात की थी क्लास 2 में, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में ये मेंशन है कि आपको अपनी ईसॉप स्कीम को शेयर होल्डर से अप्रूव कराना है, और वो भी स्पेशल रिजोल्यूशन से। तो एक बार आपने अपनी ईसॉप पॉलिसी को अप्रूव करा दिया विद एसआर, उसके बाद आपकी जो स्कीम है वो लॉन्च हो जाती है। जो आपकी स्कीम है उसमें आप एक नंबर ऑफ शेयर्स को मेंशन करते हैं कि आप कितना स्टॉक ऑप्शन देना चाहते हैं, राइट। तो उसे हम लोग बोलते हैं पूल। यानी कि अगर आपने अपनी शेयर होल्डर से 1 लाख पूल की अप्रूवल ली है, तो आप अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से, यानी कि कंपनी अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से टाइम टू टाइम बेसिस पे अलग अलग एम्प्लॉय को या सेम एम्प्लॉय को या न्यू एम्प्लॉय को ईसॉप ग्रांट कर सकती है, और ये कितने भी बार कर सकती है। तो यहाँ पर हमने पहले बात की कि ईसॉप स्कीम की अप्रूवल के बाद कंपनी जो है ये देखेगी कि हमें किसको ईसॉप ऑप्शंस ग्रांट करने हैं। मान लीजिए ABCDEFGHIJ ये एम्प्लॉय हैं, इनको ईसॉप ऑप्शंस दिए जाने हैं। कितने ईसॉप ऑप्शंस दिए जाएंगे ये डिसाइड करेगा आपकी कंपनी का मैनेजमेंट और आपकी कंपनी का HR, डिपेंडिंग अपॉन कि एम्प्लॉय की कितनी विंटेज है, प्लस एम्प्लॉय कितना एक्सपीरियंस है, एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। इस सब के चलते आपकी कंपनी ये डिसाइड करेगी कि कितने ऑप्शंस ग्रांट होने चाहिए पर एम्प्लॉय। तो उसे हम बोलते हैं ग्रांट। ग्रांट का मतलब यानी कि एज एन एम्प्लॉय अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको 100 ऑप्शंस ग्रांट करता हूँ, तो ये ऑप्शन है, अभी आपको शेयर नहीं मिले हैं। शेयर्स मिलते हैं बाद में, वो कौन सी स्टेज पे मिलेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर आपको ना पैसे देने हैं, ना कंपनी आपको कोई शेयर दे रही है। आपको एक एंटाइटलमेंट मिल गया है, एक राइट मिल गया है कि जब जब ये ईसॉप ऑप्शंस आपको वेस्ट होंगे, वेस्ट का क्या मतलब है अभी जानते हैं, उस टाइम पे अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आपको फायदा होगा एक्सरसाइज करके, तो आप हमें एक्सरसाइज मनी दें, हम आपको ईसॉप शेयर्स अलॉट कर देंगे और उसके बाद आप इनको सेल कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको ग्रांट का मतलब बताया। अब आपको ग्रांट हो गया, आपको एक ग्रांट लेटर मिल गया। मान लीजिए आपको 10,000 ऑप्शंस ग्रांट हुए हैं। इसके बाद आता है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब होता है कि जिस दिन आपके पास ये राइट आ जाएगा, राइट आ जाएगा एज इन उस दिन के बाद या उस दिन के बाद कभी भी आप जो है इन ईसॉप ऑप्शंस को
खरीद सकते हैं या फिर इन ईसॉप ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं, इसके लिए आपको कंपनी को एक्सरसाइज प्राइस देना होगा और उसके बाद कंपनी आपको ईसॉप शेयर्स देगी, यानी कि ऑप्शंस के बदले शेयर्स दे देगी, राइट। तो वेस्टिंग शेड्यूल इसको हम लोग बोलते हैं। शेड्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि मान लीजिए आपको हमने 100 ऑप्शंस ग्रांट किए हैं, तो हम इस तरह का शेड्यूल रख सकते हैं। मैं सीधा एग्जांपल से समझाता हूँ, आसानी से समझ में आएगा कि अगर हर साल 25% 25% 25% आपको वेस्टिंग होगी, इसका मतलब पहले साल में आपको 25 ऑप्शंस का राइट मिल जाता है, दूसरे साल में आपको 50 का मिल जाता है, तीसरे साल में 75 का मिल जाता है और लास्ट ईयर में आपको 100% ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने का राइट मिल जाता है। अब ये जो वेस्टिंग शेड्यूल है, इसमें क्या कोई कंडीशन है कंपनीज एक्ट के हिसाब से या रेगुलेशन के हिसाब से? हाँ, तो यहाँ पे कम से कम ग्रांट और वेस्टिंग के बीच में 1 साल का लॉक इन होना चाहिए, 1 ईयर का लॉक इन होना चाहिए। यानी आज अगर मैं आपको ग्रांट करता हूँ तो जो पहली वेस्टिंग आपको होगी वो आफ्टर 1 ईयर होगी। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप जब भी अपने वेस्टिंग शेड्यूल को बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से बनाना चाहते हैं, टोटली आपकी डिस्क्रिशन है। अगर एज अ कंपनी आप चाहें तो 100% वेस्टिंग फर्स्ट ईयर में कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं कि इस साल 25%, नेक्स्ट ईयर 25% या फिर इस साल 75%, उसके बाद 25%। कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। ये बेसिकली आपकी एचआर से रिलेटेड स्ट्रेटजीज होती हैं और आपको एचआर के साथ अलाइन होना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सरसाइज प्राइस की। एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एम्प्लॉय चाहे, यहाँ पे मैं अगेन एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि ये कंपनी की, ये एम्प्लॉय की डिस्क्रिशन है। ईसॉप ऑप्शंस अगर किसी एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट कर लिए हैं ग्रांट के टाइम पे, नॉट नेसेसरी कि वो उसको एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। अगर उसे लगता है कि एक्सरसाइज करने से उसको बेनिफिट है तो वो एक्सरसाइज करेगा। अगर लगता है कि नहीं भाई, जो मार्केट प्राइस पहले था अब उससे भी कम मार्केट प्राइस हो गया है या वैल्यूएशन कम हो गई है, तो कोई भी एम्प्लॉय क्यों ईसॉप ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेगा। तो एक बात ये है, एक्सरसाइज प्राइस वो होता है जो ग्रांट के टाइम पे डिटरमाइन किया जाता है। यानी कि अगर मैं आज आपको ग्रांट कर रहा हूँ, मैं फिर से आपको स्टेज 1 में लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं आपको 100 ऑप्शंस ग्रांट कर रहा हूँ और किस रेट पे कर रहा हूँ, वो रेट भी बताना होता है। और वो जो रेट होता है, जिस दिन आप ग्रांट कर रहे हैं उस दिन का बेसिकली या तो मार्केट प्राइस होगा, या अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी है तो आपको वैल्यूएशन करानी होती है। वैल्यूएशन के हिसाब से उस टाइम पे उस शेयर्स की जो वैल्यू है वो आप एम्प्लॉय को ग्रांट करोगे, यानी उसे हम ग्रांट प्राइस भी बोलते हैं और एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं। और इसकी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर आप 2 साल के बाद एक्सरसाइज करें, 3 साल के बाद एक्सरसाइज करें, या एज पर योर वेस्टिंग शेड्यूल एक्सरसाइज करें, जैसे भी आप एक्सरसाइज करेंगे, ये जो एक्सरसाइज प्राइस है ये कांस्टेंट रहेगा। तभी जाकर तो आपको बेनिफिट होगा या प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप एक्सरसाइज प्राइस सेम दे रहे हो जो 2 साल पहले था, और आज हो सकता है मार्केट प्राइस उसका डबल हो या ट्रिपल हो। तो जो भी डिफरेंस होगा वो आपका बेनिफिट होगा। उस बेनिफिट पे हालांकि आपको थोड़ा बहुत टैक्स देना होता है, बट स्टिल जो प्रॉफिट हो सकता है आपको वो काफ़ी हो सकता है। तो ये हमने बात कर ली वेस्टिंग की। लेकिन मेन जो यहाँ पे इवेंट है वो है एक्सरसाइज। यानी कि जब एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज करने से, यानी ईसॉप ऑप्शंस को अवेल करने से उसको बेनिफिट होने वाला है, और वो एक्सरसाइज प्राइस कंपनी को पे कर देता है। यानी कि अगर वो 10 ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना चाहता है और आपका एक्सरसाइज प्राइस था 15 रुपीज़, तो 10 इंटू 15 150, आप कंपनी को 150 रुपीज़ पे करोगे। और साथ में आपको एक टैक्स भी पे करना होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो आप कंपनी को ही करोगे। और ये दोनों अमाउंट अगर आप कंपनी को दोगे, उसके बाद कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करेगी।
और इसी के बाद कंपनी की पेड अप कैपिटल बढ़ती है। ये भी आप ध्यान में रखें कि मान लीजिए आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल ऑलरेडी 100 थी और आप 50 ईसॉप ऑप्शंस ग्रांट कर रहे हैं आज, तो आपकी पेड अप कैपिटल आज नहीं बढ़ेगी, यानी कि 100 प्लस 50 आज नहीं होगी। जब एक्सरसाइज होगा, यानी एम्प्लॉय के थ्रू एक्सरसाइज होगा और उसके बाद अगर आप अलॉट करते हैं, देन ओनली आपका पेड अप कैपिटल इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको पूरी साइकिल बता दी है ईसॉप ऑप्शंस की, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। एक और चीज़ बता देता हूँ, लैप्स क्या होता है, यानी कि आपको ऑप्शंस ग्रांट किए कंपनी ने आज और आपकी वेस्टिंग है 2 साल के बाद, लेकिन आप वेस्टिंग से पहले ही कंपनी से रिजाइन देके चले गए, तो उस केस में जो आपके ऑप्शंस थे वो लैप्स हो जाते हैं, यानी आपसे वापस ले लिए जाते हैं और वापस से जो आपका पूल था उसमें वापस से ये ऐड हो जाते हैं, यानी कि वो वापस से पूल का हिस्सा बन जाएंगे। तो ग्रांट समझ गए, ग्रांट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस एक ही होता है, ये आप समझ गए। वेस्टिंग शेड्यूल आप समझ गए, एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है, अलॉटमेंट का क्या मतलब होता है, और ऑप्शंस कब लैप्स होते हैं ये भी हम समझ गए हैं। तो ये आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया है ईसॉप से रिलेटेड। अभी तक हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आई एम श्योर कि ये जो 3 क्लासेस हैं इनसे आपको काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी ईसॉप से। आने वाले क्लासेस में हम एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे ईसॉप से रिलेटेड। सो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।